मित्रों, आज के इस वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम महासागरीय लवणता के बारे में पढ़ेंगे, जो समुद्र विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, चैप्टर है। तो हम देखेंगे कि जो स्थल खंड पे जितने भी महासागर पाए जाते हैं, सागर हो या महासागर हो, उसमें लवणता का जो प्रतिशत होता है, जिसको हम परसेंटेज से न डिनोट करके प्रति हजार के रूप में जानते हैं, तो उसी से संबंधित आज महत्वपूर्ण बिंदु को हम चर्चा करेंगे। तो आइए समझते हैं। देखिए, हम महासागरीय लवणता में हम सबसे पहले पढ़ेंगे महासागरीय लवणता। इसमें हम इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि इसके परिभाषा के बारे में, फिर उसके बाद से स्रोत के बारे में, फिर उसके बाद से संगठन के बारे में, फिर तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे कि लवणता को प्रभावित करने वाले कारक, लवणता को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें हम जिसमें देखेंगे तापमान, वाष्पीकरण, फिर उसके बाद से देखेंगे हम वर्षण, और वर्षण के बाद है स्वच्छ जल की आपूर्ति, स्वच्छ जल की आपूर्ति, और उसके बाद से वायुदाब एवं प्रचलित पवनें, वायुदाब एवं प्रचलित पवनें। अब इसमें हम देखेंगे कि स्वच्छ जल से आपूर्ति किससे हो जाएगी, तो हम वर्षा से हो जाएगा, स्वच्छ जल मिलता है, नदियों द्वारा हो जाएगा, नदियों के जल द्वारा, और तीसरा नंबर पे हम बात करेंगे तो हम हिमनद के द्वारा। किसके द्वारा? हिमनद के द्वारा। तो और उसके बाद से हम पढ़ेंगे वायुदाब एवं प्रचलित पवनें, वायुदाब एवं प्रचलित पवनें। तो हम वायुदाब के बारे में जानेंगे, प्रचलित पवनों के बारे में तो हम पिछले वीडियो में पढ़ भी चुका है। तो देखिए, हम बात करेंगे तो सबसे पहले महासागरीय लवणता के अंतर्गत हम उसके परिभाषा के बारे में अध्ययन करेंगे, फिर स्रोत के बारे में, फिर संगठन के बारे में, फिर लवणता जो प्रभावित, जो महासागरीय लवणता है उसको प्रभावित करने वाले जो कंपोनेंट होते हैं, जो कारक होता है, उसके बारे में भी हम ध्यान देंगे। इसके अंतर्गत हम तापमान, वाष्पीकरण, वर्षण, स्वच्छ जल से आपूर्ति, और उसके बाद से पांचवा वायुदाब एवं प्रचलित पवनें, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और इस टॉपिक में हम वायुदाब एवं प्रचलित पवनें के बारे में अध्ययन करेंगे। इतनी बातें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज हम बात करेंगे कि सबसे पहले परिभाषा के बारे में। तो देखिए, इसको हम मिटा देते हैं। हम बात करेंगे परिभाषा के बारे में। देखिए, परिभाषा के बारे में हम बात करेंगे तो
किसी महासागर में किसी जो देखिए महासागरीय लवणता के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो हम इसकी परिभाषा लिख लेंगे कि किसी महासागर में किसी महासागर में किसी महासागर के प्रति 1000 जल में किसी महासागर के प्रति 1000 जल में घुलित अवसाद की मात्रा या किसी महासागर के प्रति 1000 जल में घुलित अवसाद की मात्रा या अनुपात को उस महासागर का लवणता कहते हैं। उस महासागर का लवणता कहते हैं। ठीक, देखिए हमने क्या परिभाषा के रूप में जाना, किसी महासागर के प्रति 1000 यानी 1000 ग्राम जल में कितना % लवणता है जो उसमें घुला हुआ है, उसी से संबंधित परिभाषा बन रही है। किसी महासागर के प्रति 1000 जल में घुलित अवसाद की मात्रा या अनुपात को उस महासागर का लवणता कहते हैं। ठीक ना, इसको हम अभिसूचक के रूप में इसे हम कह सकते हैं, इसे अभिसूचक के रूप में इस तरह से डिनोट करते हैं। कैसे करते हैं, इसे प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद से हम बात करेंगे यहाँ पे कि जिसका अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है प्रति 1000, जिसका अर्थ है प्रति 1000। देखिए ये जो सूचक है लवणता को प्रदर्शित करने के लिए, उसका अर्थ क्या है, प्रति 1000 है। फिर इसके बाद से हम यहाँ पे बात कर लेंगे कि महासागरों की औसत लवणता कितनी होती है। तो किसी भी महासागर के लिए किसी भी महासागर की औसत लवणता जो होती है 35 प्रति 1000 होती है, किसी भी महासागर की। तो महासागर की औसत लवणता, महासागर की औसत लवणता 35 प्रति 1000 होती है। कितनी होती है, 35 प्रति 1000 होती है। अर्थात इसका मतलब होता है कि 1000 ग्राम में जो 1000 ग्राम जल में कितने % लवणता है, तो औसतन यही माना गया है कि 35 भाग प्रति 1000 लवणता पाई जाती है प्रत्येक महासागर में। ठीक, तो हमने इसकी परिभाषा जो देखा, लवणता को प्रदर्शित करने के लिए सूचक को देखा, और औसतन लवणता कितनी होती है, 35 प्रति 1000। अब इसके हम स्रोत की बात कर ले कि ये महासागर में ये कैसे आया। ठीक, तो सबसे पहले हम जानते हैं जिस समय पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, जिस समय पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, पृथ्वी बनी थी, ठीक उसी समय क्या हुआ था, उसी समय महासागर की भी उत्पत्ति हुई थी साथ साथ में। तो हम कह सकते हैं कि महासागरीय, यहाँ पे देखिए स्रोत में हम जानेंगे कि या कह सकते हैं महासागरीय लवणता का स्रोत स्वयं पृथ्वी है। महासागरीय लवणता का प्रमुख स्रोत स्वयं पृथ्वी है।
क्योंकि पृथ्वी के देखिए पृथ्वी महासागरीय लवणता का प्रमुख स्रोत स्वयं पृथ्वी है, क्योंकि पृथ्वी के समय ही महासागरीय क्रस्ट की उत्पत्ति भी हुई थी। जैसे पृथ्वी बनी थी उसी समय महासागरीय जो क्रस्ट था, सीमा सियाल लिफे जो परत पाई जाती है पृथ्वी के अंदर, उसी तरह इसमें जो है महासागर हम ये लिख सकते हैं कि महासागर लिख सकते हैं कि पृथ्वी के निर्माण के समय पृथ्वी के निर्माण के समय महासागरीय क्रस्ट की उत्पत्ति हुई थी। किसकी हुई थी? महासागरीय क्रस्ट, CRUST क्रस्ट की उत्पत्ति हुई थी। और इस जो ये क्रस्ट थी इसमें कुछ तत्व पाए गए, ठीक ना। इस क्रस्ट पे कुछ तत्व पाए गए जिसमें क्या है, क्रस्ट में जैसे ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, उसके बाद से फास्फोरस है और लोहा है, कोबाल्ट है, उसके बाद से सोडियम है, उसके बाद से कैल्शियम है और मैग्नीशियम है। ये तत्व पाए गए। ये तत्व क्या हो गया? ये तत्व पाए गए पृथ्वी ये महासागर के क्रस्ट पे, ये तत्व पाए गए, ठीक ना। और ये जब ये तत्व पाए गए तो बहुत अधिक वर्षा होने के बाद, बहुत सालों तक वर्षा होने के कारण ये जो तत्व थे आपस में ये समुद्र के जल में, ये महासागर के जल में क्या हो गए? ये घुलित हो गए, मतलब घुल गए, मिल गए। महासागर के जल में मिल जाने की वजह से देखिए ये दीर्घकालीन कह सकते हैं क्या कि दीर्घकालीन समय तक वर्षा होने के बाद, दीर्घकालीन समय तक वर्षा होने के बाद दीर्घकालीन समय तक वर्षा होने के बाद सागरीय जल में ये तत्व क्या हो गए? ये तत्व ढूंढकर लवणता के स्रोत बन गए। किसके स्रोत बन गए? लवणता के स्रोत बन गए। देखिए अब यहाँ से हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था उसी समय महासागरीय क्रस्ट की भी उत्पत्ति हुई थी और उस पे तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, फेरस, कोबाल्ट, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि तत्व पाए गए और इनके मौजूद होने की स्थिति के कारण दीर्घकालीन समय तक वर्षा हुआ। स्थल खंड और जल खंड में भी, तो जल खंड में यह प्रभाव पड़ा कि ये तत्व सभी तत्व आपस में मिल गए और जब ये तत्व मिल गए तो ये तत्व ढूंढ कर क्या हो गए? यही लवणता के स्रोत बन गए, ठीक ना। तो अब महासागर में लवणता के स्रोत बन गए और इसके बाद भी कुछ चीजें हैं और इसके बाद भी कुछ नदियां, उसके बाद हम कह सकते हैं ज्वालामुखी नदियां, ज्वालामुखी और जीवित अवशेषों के द्वारा भी महासागरीय लवणता में वृद्धि हुई, के द्वारा भी महासागरीय लवणता में देखिए इतनी बात हम कंफर्म कर लेंगे कि पृथ्वी के निर्माण के समय लवणता के समय क्रस्ट की उत्पत्ति हुई
जिसकी वजह से तत्व मिले, और यही तत्व ढूंढ के क्या हो गए, यही तत्व ढूंढकर लवणता के स्रोत बन गए, लवणता के स्रोत बन गए। उसके बाद से हम दूसरा पॉइंट में देखेंगे कि जैसे जो नदियां आती हैं, नदियां ज्वालामुखी और जीवित अवशेषों के द्वारा भी महासागरीय लवणता में वृद्धि हुई है। नदियां ज्वालामुखी और जीवित अवशेषों के द्वारा भी महासागर लवणता में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो हम ये कंसेप्ट जान गए कि महासागरीय लवणता की क्या स्रोत कैसे महासागर में हुआ, लवणता का स्रोत कैसे महासागर में बना। इस कंसेप्ट को हम यही से समझ ले रहे हैं कि तत्व है, इसी तत्व के जुड़ने की वजह से तथा बहुत लंबे समय तक वर्षा होने की वजह से ये तत्व आपस में घुलकर महासागर में मिल गए। और उसके बाद से जो कुछ नदियां हैं, ज्वालामुखी है और जीवित अवशेष जिनके मरने जीवित अवशेषों के द्वारा भी महासागरीय लवणता में वृद्धि हुई है। इसके बाद से हम बात करेंगे संगठन के बारे में। देखिए, तो संगठन के बारे में हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम संगठन, अब संगठन में देखिए पदार्थ की जो मात्रा होती है, मात्रा, हम मात्रा के बारे में जानेंगे। और देखिए इधर हमारा तत्व रहेगा, तत्व से बना, और इधर मात्रा होगी, और इधर क्या हो जाएगा, ग्राम में भार हो जाएगा, ग्राम में भार। देखिए इधर हम बात करेंगे, जैसे हमारा क्या है कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, उसके बाद से मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर इसके बाद से हम देखेंगे कि मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, उसके बाद से फिर हम देखेंगे कैल्शियम सल्फेट, और उसके बाद से मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, फिर उसके बाद से हम बात करेंगे यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये भी जल में पाए जाते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट और उसके बाद से मैग्नीशियम कार्बोनेट। देखिए सोडियम क्लोराइड, इसका हम सूत्र जानते हैं, NaCl होता है, MgCl हो जाएगा, MgCl2 हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड का। उसके बाद से मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 हो जाएगा, और कैल्शियम CaSO4 हो जाएगा, और पोटेशियम सल्फेट K2SO4 हो जाएगा। उसके बाद कैल्शियम CaCO3 हो जाएगा इसका सूत्र। और उसके बाद से हम बात यहाँ पे करेंगे मैग्नीशियम कार्बोनेट का, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3। अब देखिए ये इसकी मात्रा हम देखेंगे, इसकी मात्रा, तो इसकी मात्रा होती है 77.08% मात्रा पाई जाएगी। इसकी मात्रा हो जाएगी हम 10.9%, इसकी मात्रा हो जाएगी 4.7%, इसकी मात्रा हो जाएगी 3.6%, इसकी मात्रा हो जाएगी 2.5%, और इसकी मात्रा हो जाएगी 0.3%, और इसकी मात्रा जो 0.2%, और इसे हम जोड़ेंगे तो टोटल 100% हो जाएगा।
और उसके बाद से हम यहाँ पे बात करेंगे कि ग्राम में भार के हिसाब से, तो यहाँ पे हम देखेंगे देखिए यहाँ पे हम भार के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2.7 2.7 ग्राम, 2.7 ग्राम। उसके बाद से यहाँ पे 3.8, उसके बाद से 1.65, 1.25 और उसके बाद से है 0.86 और उसके बाद से 0.3, 0.15 और 0.76, यानी टोटल को हम जोड़ेंगे तो ये 35/1000 हो जाएगा। ठीक ना, ये 35/1000 हो जाएगा। यानी सभी महासागर में लवणता का मान कुछ भी हो, लवणता का मान समान रहता है। ठीक ना, इसके जो औसत जो लवणता का मान होता है ये 35 भाग प्रति हजार यानी 35,000 प्रति हजार भी कह सकते हैं। इतना प्रत्येक महासागर में पाया जाएगा। इतने इसी हिसाब से जो मात्रा होगी ये मिली रहेगी। टोटल जोड़ने पे किसी भी रूप में किसी भी मात्रा में मिली हो, लेकिन इसका मान कितना आएगा जोड़ने पे औसतन इतना ही आएगा। ठीक ना, तो हम देखेंगे कि इसमें सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट आदि मिलने की वजह से लवणता बनती है। अब ये लवणता का जो मात्रा है ये 100% इसमें होगा और इसमें कितना हो जाएगा, अगर ग्राम के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो 35/1000 हो जाएगा। ठीक, ग्राम के अकॉर्डिंग 35/1000, आप परसेंटेज के आधार पर हम जोड़ेंगे 100% हो जाएगा। यानी ये महासागर का औसत लवणता होती है। प्रत्येक महासागर की औसत लवणता होती है, इसे कह सकते हैं प्रत्येक महासागर की औसत लवणता होती है। औसत लवणता यही होती है, प्रत्येक महासागर की औसत लवणता यही होती है। ठीक ना, इसके बाद से हम बात करेंगे कि जैसे जैसे हमको देखना है तो मान लीजिए कैस्पियन सागर है, अरब सागर है, काला सागर है। और देखिए जैसे हम यहाँ पे कैस्पियन सागर की बात कर ले तो कैस्पियन सागर में लवणता हो जाएगी 14/1000। उसके बाद से फिर हम बात कर ले यहाँ पे अरब सागर में, तो 18/1000 हो जाएगा। उसके बाद से फिर हम बात कर लें अरब सागर के बाद काला सागर है ना। उसके बाद से अरब सागर का भी होता है, अरब सागर का 36/1000। उसके बाद से फिर बंगाल की खाड़ी का 30/1000। और उसके बाद से हम कहेंगे वान झील, तुर्की में स्थित है वान झील, इसकी जो लवणता होती है तो कितनी होती है 330/1000, जो सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक लवणता होती है महासागर में। तो इस प्रकार हम और भी अन्य सागर है और महासागर उसकी लवणता देखेंगे तो ये लवणता भिन्न भिन्न होने की वजह से, लेकिन इसका जो प्रतिशत है होगा और जो इसकी औसत लवणता जो होगी वो 35/1000 होगी। ठीक ना, उसके बाद से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अलग अलग, इससे हम ये क्या इससे स्पष्ट होता है कि अलग अलग क्या चीज अलग अलग
अलग अलग महासागरों की लवणता, इससे स्पष्ट हो जा रहा है कि अलग अलग महासागरों की लवणता 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 अलग अलग महासागरों में लवणता अलग अलग होती है, किंतु अलग अलग किंतु किंतु पदार्थ की मात्रा किंतु पदार्थ की मात्रा किंतु पदार्थ की मात्रा या अनुपात समान होता है। किंतु इसमें झूलित किंतु किंतु उसमें झूलित यहाँ पे लिख सकते हैं, उसमें झूलित पदार्थ की मात्रा या अनुपात समान होता है। कितना होता है? समान होता है। शर्वत, यहाँ पे शर्वत भी कर सकते हैं। देखिए, कैस्पियन सागर में, काला सागर में, अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, ये तीनों, ये सब जगह सागरों में भिन्न भिन्न क्या पाया जा रहा है? लवणता पाई जा रही है। क्या पाया जा रहा है? भिन्न भिन्न लवणता पाई जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम कह सकते हैं कि अलग अलग महासागरों में लवणता होती है, लवणता अलग अलग होती है, किंतु उसमें घुलित जो पदार्थ होता है या उसका अनुपात क्या होता है? समान होता है। तो अब इसका अनुपात समान होने का मतलब कि इसमें जो मात्रा होगी, इसमें की मात्रा जो होगी उसका मान कितना हो जाए? 100% आना चाहिए। और जो औसतन तापमान जो ग्राम में भार होगा तो कितना हो जाएगा? 35 प्रति हजार। 35 प्रति हजार। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लवणता की जो मात्रा है, लवणता की जो प्रतिशत मात्रा कह सकते हैं, प्रतिशत मात्रा महासागरों की औसत लवणता औसत लवणता 35 प्रति हजार पर निकाला जाता है। और प्रत्येक महासागर में लवणता का प्रतिशत एक समान होता है। यानी कहने का मतलब कि लवणता का प्रतिशत मात्रा महासागर की औसत लवणता 35 प्रति हजार पे निकाला जाता है और प्रत्येक महासागर की लवणता का प्रतिशत एक समान होता है। यानी इसी पे हम निकालेंगे 35 प्रति हजार पे भी।
पे ही निकाला जाता है। प्रत्येक महासागरीय लवणता का प्रतिशत एक समान होता है। और हम ये कर सकते हैं कि महासागर में सोडियम, कौन कौन से तत्व, सोडियम NaCl, के अलावा क्लोरीन के अलावा क्लोरीन भी घुला होता है। और ये कह सकते हैं घुला होता है। और मैग्नीशियम के बाद इसके बाद मैग्नीशियम और सोडियम की मात्रा अधिक होती है। इसके बाद मैग्नीशियम और सोडियम की मात्रा अधिक होती है। देखिए महासागर NaCl के अलावा क्लोरीन भी घुला रहता है महासागर में। इसके बाद मैग्नीशियम और सोडियम की मात्रा अधिक होती है। किसमें महासागर में। तो महासागर में हम देखेंगे कि क्लोरीन भी होता है, लेकिन इसमें सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है, मैग्नीशियम और सोडियम की मात्रा। तो आज हम महासागरीय लवणता के परिभाषा, स्रोत और संगठन के बारे में हम देखें। अब इसके बाद से नेक्स्ट हमको पढ़ना है लवणता को प्रभावित करने वाले कारक। तो हम इस टॉपिक को लेके नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।